हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। जहां हम पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रोग्राम्स दैट एम्ड एट ब्रिंगिंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया। सो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं जिसका एम ये रहा है इंडिया में गुड गवर्नेंस आ सके। सो फर्स्ट प्रोग्राम जो हम पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में वो है लोकपाल एंड लोकयुक्ता। लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक एक्ट है 2013 का, जो कॉमनली जिसे कहा जाता है लोकपाल एक्ट। ये एक एंटी करप्शन एक्ट है स्टूडेंट्स। ये एक एंटी करप्शन एक्ट है ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन इंडिया, जो सीक करता है टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन। यानी कि इस एक्ट के द्वारा किसी के भी अगर ऊपर करप्शन का एलिगेशन होगा तो ये इंस्टीट्यूशन जो है लोकपाल है उसके ऊपर इंक्वायरी करेगा अगेंस्ट सर्टन इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज। किसके ऊपर होगा अगर ये एलिगेशन? अगेंस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनरीज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, एमपीज या गवर्नमेंट ए ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और किसी भी मैटर से अगर ये लोग कनेक्ट होंगे तो इनके ऊपर इंक्वायरी होगी। ये एक्ट के द्वारा ये राइट्स रिफॉर्म्स जो है लाया गया। सो आइए रीड करते हैं। लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 केम इनटू फोर्स इन 2014। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बॉडी ऑफ लोकपाल फॉर द यूनियन एंड लोकयुक्ता ऑफ स्टेट्स। लोकपाल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था, जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है यूनियन लेवल पे, और जो लोकयुक्ता था वो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए था। सो दिस ऑफिस वुड इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक फंक्शनरीज। जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव्स होंगे उनके ऊपर अगर कोई डाउट हुआ या कोई एलिगेशंस किसी के द्वारा लगे तो उस पर ये लोकयुक्ता और लोकपाल जो है एक्ट के द्वारा उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी। सो इट शोज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू क्लीन द रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस। सो ये दिखाता है कि हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बन रही है और इसके द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है हमारे सिस्टम में। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकपाल हैज बीन टेकन फ्रॉम स्वीडन वेयर द ऑफिशियल। सो जो कॉन्सेप्ट है लोकपाल का वो स्वीडन से पिकअप किया गया है, जहाँ पे उसे ऑम्समैन कहा जाता है। The typical duty of an ombudsman are to investigate complaint against government official to attempt and resolve them. So यहाँ पे जैसे लोकपाल और लोकयुक्ता एक्ट कहा जाता है, स्वीडन में इसे कहा जाता है ऑम्बुड्समैन, जहाँ पे जो ड्यूटी है वो ये है कि कंप्लेन अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा के लिए है तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठती है और उस कंप्लेन को रिजॉल्व करते हैं। The state of Maharashtra was the first pioneer state in India to introduce the concept of Lokyukta. The Maharashtra Lokyukta institution came into being in 1972. So ये पहले सेंट्रल नहीं था, पहले ये स्टेट लेवल पे एक एक्ट था। महाराष्ट्र में 1972 में ये एक्ट सेंट्रल बना है 2013 में इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और 2014 से ये सारे स्टेट्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू हुआ। सो महाराष्ट्र पहला स्टेट था इन 1972 जिसने ये एक्ट को जो है इंट्रोड्यूस किया अपने स्टेट में। लोकयुक्ता कैन इन्वेस्टिगेट एलिगेशंस और ग्रीवेंस अराइजिंग ऑफ द कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड इंस्ट्रूमेंटलाइज ऑफ गवर्नमेंट। सो इन सारे लोगों को इस एक्ट के द्वारा अगर इनके ऊपर कोई कंप्लेन है या कोई एलिगेशन है तो ये इंक्वायरी बैठती है। अ मेंबर ऑफ द पब्लिक कैन फाइल स्पेसिफिक एलिगेशन विद लोकयुक्ता अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर इंक्वायरी। पब्लिक का मेंबर उठ के फाइल कर सकता है एलिगेशन विद द लोकयुक्ता अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर द इंक्वायरी। अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगे या पब्लिक मेंबर को ऐसा लगे कि ये इनके ऊपर ये डाउट है या ये एलिगेशंस है या ये चीज़ पॉसिबल है या कंप्लेन हो अगर विद रिगार्ड ऑफ देम किसी भी पब्लिक सर्वेंट के, तो ये लोकयुक्ता के द्वारा उन पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। Can also initiate suo motu inquiry into the conduct of public servant. The government of India appointed Pinakti Chandra Ghosh as the first Lokpal in 2019. So लोकयुक्ता के द्वारा जो है suo motu inquiry भी हो सकती है पब्लिक सर्वेंट के ऊपर। कोई भी कोर्ट कंप्लेन फाइल कर सकता है, नोटिस भेज सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट और ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल विदाउट एनी पिटिशन बीन फाइल्ड। सो ये चीज़ भी है। और 2019 में जो फर्स्ट इंडिया में अपॉइंट की गई थी वो थी पिनाकी चंद्र घोष एज अ फर्स्ट लोकपाल इन 2019। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सबको क्लियर है। हमारा जो सेकंड रिफॉर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइसेस दैट सिटीजन इज किंग एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू सर्व देम। In order to ensure that both the service providers as well as citizens realize that the public agencies are meant to provide service, each organization should spell out the services it has to perform and then specify the standards norms for these services. Once this is done, then the organization can held accountable if the service standards are not met. Government of India commenced the exercise to formulate citizen charter in the year of 1996. So citizen charter student पहले यूके में था, यूके से ये इंडिया में अडॉप्ट हुआ है। यूके में 1991 में सिटीजन चार्टर इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया में 1996 में एक कमीशन बैठी इंडिया में न्यू दिल्ली में,
जितने भी चीफ सेक्रेटरीज थे वो उनकी कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे, और ये एजेंडा को उन्होंने डिस्कस किया कि हमें इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो इसी प्रिंसिपल्स को लेके सिटीजन चार्टर बना कि जो किंग है वो सिटीजन है और जो गवर्नमेंट है वो इसीलिए एग्जिस्ट करती है ताकि वो सिटीजन को सर्व कर सके। सो कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं सिटीजन चार्टर के, जैसे कि इम्प्रूविंग क्वालिटी सर्विसेज, चॉइसेस, स्टैंडर्ड्स, जहाँ हम स्पेसिफाई कर सके कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और क्या नहीं, और कैसे एक्ट करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए, वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये सारी चीजें आती हैं सिटीजन चार्टर में। ये भी एक तरीके का रिफॉर्म है टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया एंड टू ब्रिंग द गुड गवर्नेंस। थर्ड है स्टूडेंट्स ई गवर्नेंस। तो आइए हम पढ़ते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, की कैसे अब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे भी कैसे अब वर्चुअली डिजिटली हमारी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। Revolution in information technology communication has the potential of elevating the governance process to the new levels. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बाद जो है एक पोटेंशियल मिला हमारी गवर्नमेंट को कि जिससे उसका जो प्रोसेस है गवर्नेंस वाला वो एक अलग लेवल पे जा सके। दैट इज द रीजन व्हाई कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर इंक्रीजिंगली ओपनिंग द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. Governance has become more complex and varied in last few decades. Citizens' expectation from government have also increased manifold. ICT facilitates efficienting storing and retrieval of data, instantaneous transmission of information, processing information and data faster than the earlier manual system. E-governance से जो है complex चीज़ें भी simplified हो गई क्योंकि जैसे जैसे हमारा दिन जा रहा है वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, गवर्नमेंट का काम जो है वो बढ़ रहा है। सो इस वजह से जो ये काम है, कुछ कुछ काम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं फ्यू डिकेड्स में। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन, सिटीजन की एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से लेके वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सो आईसीटी रिवॉल्यूशन से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि हम कभी भी कितना भी डेटा हो गवर्नमेंट के पास वो सारा वर्चुअली स्टोर्ड है। कितनी सारी गवर्नमेंटल वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एक क्लिक से सिटीजन को सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है ऑन देयर स्क्रीन। सो ये सारी चीज़ों के वजह से जो प्रोसेस है गवर्नमेंट और सिटीजन के कॉन्टैक्टिंग वाला वो थोड़ा स्मूथ हो गया है। और कितना भी डेटा अगर गवर्नमेंट को रिन्यू करना हो, उसमें कोई न्यू चीज़ ऐड करनी हो, तो मैनुअल से अच्छा वो टेक्नोलॉजी में अगर वो करें तो वो ज़्यादा ईजी होता है, कम टाइम कंज्यूमिंग होता है और ज़्यादा एक्सेसिबल होता है टू द सिटीजन. So this helps in speeding up governmental processes, taking decision expeditiously and judicially, increasing transparency and enforcing accountability. So इससे जो है ट्रांसपेरेंसी भी इम्प्रूवमेंट की कि हमारे अब सारी वेबसाइट्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद रिगार्ड ऑफ एनी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट. अब सिटीजन को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है. अभी हम पासपोर्ट के लिए भी अगर पहले जो था ट्रेडिशनल सिस्टम वो अलग था, अब जो है हमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करना रहता है, बैंक अकाउंट सब ऑनलाइन ओपन हो जाते हैं. सो ई गवर्नेंस से काफ़ी हमें हेल्प मिली है, गवर्नमेंट को भी और सिटीजन को भी. Also helps in increasing the reach of government both geographically and demographically. और इससे जो है गवर्नमेंट की रीच भी जो है इंक्रीज हो गई है, वेदर इट्स जोग्राफिकली दूरी की हम बात करें या पॉपुलेशन की द्वारा हम बात करें कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे हमारी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रही है, तो इससे जो है गवर्नमेंट पे बर्डन जो है वो ज़्यादा हो रहा है डेटा रिकॉर्डिंग का. सो विद द हेल्प ऑफ आईसीटी रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी की वजह से अब गवर्नमेंट हर चीज़ डिजिटली स्टोर कर सकती है और रिन्यू कर सकती है. Over the years, a large number of initiatives have been undertaken by various state governments and central ministry to bring in an era of e-governance. So काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी initiatives लिए जा रहे हैं through the governments, whether it's state or central, कि e-governance वाला era में हम आ जाएं. Efforts have been made at various levels to improve the delivery of public services and simplify the process of accessing them. So ये सारे efforts हो रहे हैं ताकि जो पब्लिक सर्विसेज है सिटीजन तक इजीली डिलीवर्ड हो और जो प्रोसेस हो सिटीजन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज तक रीच करने का वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए, स्मूथ हो जाए. ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड मोर कंप्यूटराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स to such initiative in governance such as citizen centricity, serve orientation and transparency. So इंडिया में जैसे जैसे ई गवर्नेंस आ रही है वैसे वैसे कंप्यूटराइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, और इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट्स में वो जैसे सिटीजन सेंट्रिसिटी आ रही है, सिटीजन सर्विस ओरिएंटेशन आ रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी देखने मिल रही है. The objective of the National E-Governance Plan of the Government of India is to bring public service closer to the home of citizen. So जो National E-Governance Plan है उसका यही एम है कि जितनी भी इंडिया की पब्लिक सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स के करीब आए. दिस इज टू बी अचीव्ड बाय बिल्डिंग अ कंट्री वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर रीचिंग डाउन टू द रिमोटेस्ट ऑफ विलेज एंड लार्ज स्केल डाइजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड टू इनेबल
easy reliable access over the internet. Today application for birth certificate, death certificate, pan card, passport can be done online. This brought the administration to the people. So इन सारी चीज़ों की वजह से ई गवर्नेंस के वजह से जो गवर्नमेंट का काम है वो भी आसान हो गया और जो सिटीजन्स की परेशानी है वो भी दूर हो गई है कि अब हम रिपोर्टेस्ट एरिया में भी गवर्नमेंट की रीच है और बड़े से बड़े एरिया में भी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस. फोर्थ रिफॉर्म जो है हमारा वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पब्लिक पॉलिसीज एंड एक्शन. इट इज द की स्ट्रेथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड अश्योरिंग इन पीपल सेंटर्ड गवर्नेंस. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया, जिसमें ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो सिटीजन के पास आते हैं और जिससे सिटीजन जो है वो इजीली किसी भी इंटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दैट राइट गिवन टू देम विच इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन. तो इस एक्ट के द्वारा 19(1)(a) में है जो 15 जून 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में. इससे जो है सिटीजन को ये हक मिलता है कि वो गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड ऑफ एनीथिंग, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डिग्री किसी ने डिमांड की थी कि हमें वो उनकी डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो जो उन्होंने बताया है कि उनके पास इतनी डिग्रीज हैं ये इंस्टीट्यूशन से. सो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ द राइट टू इंस्टीट्यूशन उन्होंने उस कॉलेज में जाके वहाँ पे डिमांड की कि हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, वो यहाँ के डिग्री होल्डर हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस राइट हम ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. सो ये हक दिया गया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द सिटीजन ऑफ द इंडिया. Transparency in government organization makes them function more objectively, predictably and also enable citizen to participate in the governance process effectively. So इस वजह से एक ट्रांसपेरेंसी आती है जिससे सिटीजन हर चीज़ से अवेयर होते हैं. कुछ छुपा नहीं है, जब उनसे कुछ छुपा नहीं तो इससे एक अकाउंटेबिलिटी आती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट में ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन हो और उसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रेडिक्टेबल हो. इन अ फंडामेंटल सेंस राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ गुड गवर्नेंस. अगर फंडामेंटल सेंस में हम बात करें तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो एक बेसिक नेसेसरी है किसी भी गवर्नेंस की. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एनेबल सिटीजन टू सीक इंपॉर्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. हमारा फिफ्थ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो है सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि कैसे सिटीजन पार्टिसिपेशन को इन गवर्नेंस कैसे उसे बढ़ाया गया, कैसे उसे इंपॉर्टेंस दी गई. सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस इज सीन एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ हेल्दी डेमोक्रेसी. अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नमेंटल एक्टिविटीज में तो इसे हम हेल्दी डेमोक्रेसी कहते हैं. It enhances and improves upon the traditional form of representative democracy to transform it into more responsive and thus participate in democracy. सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो इम्प्रूव कर देता है ट्रेडिशनल फॉर्म से लेके हमारी डेमोक्रेसी को एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म देता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ मोस्ट रिस्पॉन्सिव फॉर्म, जहाँ पे गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करती है टू द सिटीजन. सिटीजन पूछते हैं, सवाल उठाते हैं टू द गवर्नमेंट और उनको उनके सवालों का जवाब मिलता है. सो सिटीजन पार्टिसिपेशन इज मच नीडेड इन एनी डेमोक्रेसी. ऑल दी अबव प्रोग्राम्स इंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. कि जितने भी अभी हमने प्रोग्राम्स डिस्कस किए, वेदर इट्स राइट टू इन्फॉर्मेशन और सिटीजन चार्टर, यहाँ हर जगह हमने ये देखा कि कहीं ना हमें सिटीजन पार्टिसिपेशन दिख रहा है. सो इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है ताकि हमारी जो गवर्नेंस हो, जो काम हो हमारा, वो सिटीजन पार्टिसिपेशन के साथ हो. सिटीजन्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज रिसिपेंट ऑफ डेवलपमेंट बट एज पार्टिसिपेंट्स इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस. सिटीजन कोई कस्टमर नहीं है, कोई रिसिपेंट्स नहीं है, वो पार्टिसिपेंट है, वो साथ में डेवलप करेंगे. जब वो डेवलप होंगे तभी पूरा देश डेवलप होगा. सो इसलिए सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है वो मच नीडेड है फॉर एन हेल्दी डेमोक्रेसी. It is essentially a bottom-up approach, not a top-down approach. It refers to the modalities by which citizen can influence and take control over the resource and decision making about the development. अगर citizen participation रहेगा तभी तो citizen aware होंगे कि उनके लिए क्या programs, क्या initiatives लिए जा रहे हैं. जब वो aware होंगे तभी वो उन चीज़ों को access करेंगे, use करेंगे, और जब वो उन चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे, लाभ उठाएंगे, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारी कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, वो डेवलप होगा. It accepts that the citizen has a legitimate right in making decision about their future. So इन सारे रिफॉर्म से हमें ये समझ आता है कि जो सिटीजन है उनके पास एक लेजिटिमेट राइट है कि वो अपने फ्यूचर के रिगार्ड डिसीजंस ले. हमने अभी जितने भी रिफॉर्म्स पढ़े हैं सब में सिटीजन पार्टिसिपेशन आता है. राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, उसमें भी सिटीजन के पास एक राइट है, ये वो इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ सकता है. हमने सिटीजन चार्टर पढ़ा, उसमें भी राइट है. ई गवर्नेंस में भी
गवर्नमेंट और सिटीजन की कनेक्टिविटी के बारे में है, तो हर जगह सिटीजन पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वाला पार्ट भी खत्म होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ा। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट पार्ट विच इज गोइंग टू बी द पार्ट 5th ऑफ द चैप्टर 5th, वहाँ हम पढ़ेंगे अपना स्पेशल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एंड विद दैट वी विल बी कंप्लीटेड विद आवर चैप्टर नंबर 5, गुड गवर्नेंस।